जमाने की जलती धूप में हमें सुनसान राहों पर सिसकती हवाओं के सिवा कुछ न मिला। करीम बिन मकरूम मजीद कहना चाहता था कि चौंकने के अंदाज में खामोश हो गया, इसलिए कि उसने देखा कि उसके सामने बैठी बशार रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए थे। करीम बिन मकरूम ने जब सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखना शुरू किया तो वो बेचारी हल्की हल्की हिचकियों और सिसकियों में रोने लगी थी। करीम बिन मकरूम थोड़ी देर तक अजीब से अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, फिर हमदर्दी के लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, लगता है मेरे इन जुमलों ने तुम्हारी दिलशिकनी की है, इसके लिए माजरत खा हूं। देखो बशार। करीम बिन मकरूम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जल्दी जल्दी बशार ने अपने आप को संभाल लिया। फिर अपने होंठों पर खुशबाश तबस्सुम बखेरते हुए कहने लगी, दरअसल आपने जो हालात बयान किए इनसे मेरा दिल भर आया। बहरहाल मेरी आपके लिए दुआ है कि आने वाले दिनों में खुदावंद कुद्दूस आपको हमेशा सुकून क़ल्ब अता फरमाए। अब उठें, हमारे यूरत में चलें, दोपहर का खाना वहीं खाया जाएगा। तेज निगाहों से करीम बिन मकरूम ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, खाना तो कुरैज़ लेने गया है, वो यहीं ले आएगा, हम दोनों भाई यहीं खा लेंगे। जवाब में बशार मुस्कुरा दी, वो खाना यहाँ नहीं लेकर आएगा, बल्कि खाना लेकर हमारे यूरत में पहुंच चुका होगा। वो रास्ते में मुझे मिला था, मैंने उसे कहा था कि खाना हमारे यूरत में ले जाना, वहीं इकट्ठे बैठकर खाएंगे। मेरी माँ और बाप भी इस वक्त बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें बता के आई थी कि मैं आपके पास जा रही हूँ। इस मौके पर मैं आपसे मजीद कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि मैं कभी भी अपने माँ बाप के बताए बगैर आपकी तरफ नहीं आती। आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे मुरब्बी हैं, मैं आप पर एतमाद और भरोसा करती हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरी ही तरह आप पर बेकनार बेइंतहा भरोसा करते हैं। इस बिना पर मैं आपके यूरत में इस वक्त भी दाखिल होने की जुर्रत करती हूँ जब आप अकेले बैठे होते हैं। अब उठें, चलें, चलकर खाना खाएं। बशार के कहने पर करीम बिन मकरूम चुपचाप किसी मासूम और फरमाबरदार बच्चे की तरह उठ खड़ा हुआ। दोनों यूरत से निकले और जब वो बाशकीरी सरदार कोचमान के यूरत में दाखिल हुए तो कुरैज़ के अलावा बशार का बाप कोचमान और माँ समनाई तीनों इकट्ठे बैठे शायद उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों जब यूरत में दाखिल हुए तब समनाई ने खाने के बर्तन लगा दिए, फिर पांचों इकट्ठे बैठकर वहां यूरत में खाना खा रहे थे। उधर कोलोमंका नदी के किनारे रूसियों के बहुत बड़े लश्कर को जिल्लत आमेज शिकस्त देने के बाद चंद रोज तक मंगोलों ने नदी के किनारे पड़ाव किए रखा। इसके बाद फिर उन्होंने अपनी पेशकदमी शुरू की। अब उनका रुख रूस के मरकजी शहर मॉस्को की तरफ था। उस जमाने में मॉस्को बुलंदी पर एक छोटा सा शहर हुआ करता था और ये उस जगह आबाद था जहां आजकल बुलंदी पर क्रेमलिन की इमारतें हैं। रूसी तहैया किए हुए थे कि वो हर सूरत में मॉस्को को मंगोलों के सामने जेर होने से बचाएंगे। इर्द गिर्द के इलाकों से बेशुमार छोटे बड़े लश्कर मॉस्को से बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। मॉस्को के करीब जो मॉस्कोदोवा और रंगली नापा नदियों का संगम था, वहां रूसियों ने अपनी कुव्वत और ताकत को मुस्तहकम और उस्तवार करना शुरू कर दिया था। शिमाल के वहशी साइबेरिया के खूंखार जंगजू मॉस्को के नवाह में जमा होना शुरू हो गए थे। इर्द गिर्द के इलाकों से बर्फबारी में भी अपने दुश्मन को रौंद देने वाली कुव्वतें भी मॉस्को के दिफा के लिए हरकत में आ चुकी थीं। यूं मंगोलों की राह रोकने के लिए, उन पर पसपाई मुसल्लत करने के लिए रूसियों ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत और पूरी कुव्वत को मॉस्को के नवाह में जमा कर लिया था। रूसियों ने यह भी फैसला कर लिया था कि जो ही मंगोल मॉस्को के नवाह में पहुंचते हैं उन्हें संभलने का मौका न दिया जाए और फौरन उन पर हमलावर हुआ जाए और उन्हें वापस सहराए गोबी की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन रूसियों की बदबख्ती और बदकिस्मती कि उन्होंने मंगोलों की नक्लो हरकत का जायजा लेने के लिए अपने कोई ज्यादा फाल मुखबिर मुकर्रर नहीं किए, जबकि मंगोलों के हरकारे बड़ी तेजी से पल पल की खबरें सोबदाई, बातोखान और बरकाई तक पहुंचा रहे थे और इन्हीं इत्तलात की रोशनी में वो अपने लश्कर की सफ़ें उस्तवार और दुरुस्त रखते हुए मॉस्को की तरफ बढ़े थे। जो ही मंगोल मॉस्को के करीब पहुंचे, रूसियों का लश्कर तारों के कफन पहनती शाम में आती जाती रुतों की लकीरों की तरह बहर की सतह तक को लर्जा कर देने वाले तूफान और बेकरां शब के अतराफ में हर शय की गर्दन पर लहू की सलीबें खड़ी कर देने वाली वहशतों की तरह हमला आवर हो गए थे। लेकिन मंगोलों को पसपा करना या उनकी मकदार को कम करके उन्हें शिकस्त कबूल करने पर मजबूर करना आसान नहीं था। मंगोल रगोपै के रुमूज में हार को जीत में बदलने, तकदीर को अपने सामने मात करने के लिए तरगीब अमल के उरूज को इस्तेमाल करना जानते थे। वो आबाद शहरों को धुएं के सायों और जिंदगी के तलातुम को सुलगती खाक, उदास शामों और सूनी पड़ी गलियों में तब्दील करने के हुनर से वाकिफ थे। लिहाजा जवाबी कार्रवाई करते हुए सुनसान, वीरान और एक पस्ता फजाओं में
वो रूसियों पर आफतों के सैले बेपनाह की तरह टूट पड़े। ऐसा लगता था कि मॉस्को के नवाह में लहू की चिंगारियां फूट पड़ी हों। मंगोल, जो सदियों के बंद किवाड़ तोड़कर लहू की छींटे उड़ाने के बड़े शौकीन थे, वो रेजा रेजा कर देने वाले अनासिर की तरह रूसियों पर छाना शुरू हो गए थे। वक्त की बहती नाव में रूसियों को मंगोलों ने जीस्त के वफाशियार हरफे गलत की तरह मिटाते हुए उन पर चारों तरफ से गंभीर सूरत यलगार कर दी। फिर बड़ी तेजी के साथ मंगोलों के मुकाबले में रूसियों की हालत सुलगती बुझती माहूम आस, गम परस्ती के स्याह हिज्र और खूने ख्वाब ओढ़े शिकस्त से भी ज्यादा बुरी होना शुरू हो गई थी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बहरहाल मंगोलों के मुकाबले में रूसियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और मॉस्को पर मंगोलों का कब्जा हो गया। इसे मंगोलों की बदकिस्मती कहिए या रूसियों की खुशबख्ती कि मंगोल अपनी फतूहात का समर ज्यादा देर तक संभाल कर न रख सके और वो अक़वाम जिन्हें उन्होंने गुलाम बनाया, जिनके खिलाफ उन्होंने फतूहात हासिल की थी, उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता ताकत और कुव्वत पकड़ने लगे। यही मामला रूस में भी हुआ। 15वीं सदी ईस्वी के लगभग रूसियों ने मंगोलों की गुलामी का जवा उतार फेंका और इसके बाद उन्होंने अपनी गुज़श्ता शिकस्तों का बदला लेने के लिए पेशकदमी का आगाज किया। सबसे पहले रूसी हुक्मरान आइवान ने परम पर कब्जा किया। इसके बाद जल्द ही वो वाइगा पर काबिज हो गया। आइवान इंतहाई जालिम शख्स था। उसने मंगोलों की वहशत को भी पीछे छोड़ दिया, लिहाजा उसका नाम आइवान वहशी पड़ गया था। मंगोलों के हाथों जो उन्हें शिकस्त हुई, उसका इंतकाम उन्होंने दूसरी अक़वाम से लिया। 4 साल बाद दरियाए वोल्गा के डेल्टा पर वाक़े अस्तर खान भी उनके सामने सरनिगो हो गया। फिर उन्होंने कास्कों को अपने साथ मिलाकर ताकत और कुव्वत में इजाफा किया और दुनिया पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगे। कासिक कबाइल रूसियों से भी बढ़कर वहशी और जालिम थे। 16वीं सदी के बाद आखिर में रूसी दरियाए पुराल और दरियाए तरीक की वादियों में काबिज हो गए, जो एक तरफ मशरिक और दूसरी तरफ जनूब में एशिया की सरहद तक फैली हुई थी। एशिया में जब रूस को फतूहात हासिल हुई तो इसमें कास्कों ने निहायत अहम किरदार अदा किया। रूसियों ने बड़ी चाबुकदस्ती और होशियारी से इन फतूहात में कास्कों से काम लिया। कास्कों के ज़हूर से मुताल्लिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। इनके ज़हूर का कोई सही वक्त भी मुतय्यन नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि 14वीं सदी के निस्फ आखिर में रूस और पोलैंड का तारीखी रिकॉर्ड दस्तयाब होता है। इसमें कासकों का जिक्र मिलता है। कासक 2 किस्म के थे, एक पोलैंड के कासिक और दूसरे रूसी कासिक। ये कासिक कबाइल तबान सरगर्म, मुस्तैद और जबरदस्त मुहिम जोई, जो गालिबन हुक्मरानों के जुल्म सितम या अपने ही किसी जुर्म के नताइज से खौफजदा होकर या किसी और वजह से अपने वतन से निकलने पर मजबूर हुए और वो जनूबी और तातारी कलमरू की शिमाली हुदूद के दरमियान में जो रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और जिसे आमतौर पर मैदान कहा जाता है, इसमें आकर पनाहगुज़ीन हो गए। सहराई जिंदगी की सऊबतों से परेशान होकर मुंतशिर कासकों ने अपनी शीराज़ाबंदी की। वो फितरत की चीरादस्तियों के खिलाफ नबर्द आज़मा थे। उनकी तमाम तर मुश्तरका जिद्दोजहद सहराई जिंदगी की सऊबतों के खिलाफ थी और यही जिद्दोजहद बाहमी इत्तेहाद और क़ुर्बत का बायस बन गई, जिसकी बदौलत आखिर वो ऐसी मुआशरत के क़याम में कामयाब हो गए जो आगे चलकर कासिक ख़ानदानों और कबाइल की बुनियाद बन गई। ये कबाइल हमा वक्त लड़ने मरने पर तैयार रहते थे। इनकी गुज़र औक़ात का वाहिद ज़रिया लूट मार था, मगर वो आज़ाद मनुष्य थे। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस के दूसरे इलाकों में जहां जाबिर और जालिम अफराद हुक्मरान बन गए, कासिकों ने सुकूनत अख्तियार करके मैदान का रुख किया। इस तरह कासिकों के इन गिरोहों में इजाफा हुआ। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी कौम बनकर नमूदार हुए। कासिकों के लिए अपनी अमलदारी में उन दिनों तौसी के वसी मौक़े थे जिन दिनों ये अपने आप को मुत्तहिद करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। रूस के जनूबी सरहदी इलाकों में कसक, अरल, रलियान और कुछ दूसरी छोटी छोटी हुकूमतें और रियासतें कायम थीं, जबकि तातारियों की हुकूमत को बहरे असवद और बहरे अंदूफ के किनारे वाक़े इलाकों तक महदूद कर दिया गया था। डान और कुछ दूसरे दरिया इसी मैदान में बहते थे और ये दरमियानी इलाका कासकों की जौलानगाह था। कासकों के बाज़ कबाइल रूस की सरहद पर आबाद हो गए। रूसी हुकूमत ने उन्हें अपनी सरहदों पर बतौर मुहाफिज और निगरान मुकर्रर कर रखा था, लेकिन बाकी कासिक मैदान में ही सुकूनत पजीर रहे और लूट मार को अपनी जिंदगी का जरिया बनाए रखा। मंगोलों से निजात हासिल करने के बाद और अपनी ताकत और कुव्वत को उस्तवार करके रूसियों ने कासकों पर ज़रब लगाई
क्योंकि ये लोग रूस के सर्द इलाकों में लूटमार किया करते थे, इसलिए कायम फौजों ने इनका बुरा हशर किया और लाताद कासकों को अजीम रूसी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। सरहदी इलाकों में आबाद कासकों ने इस मुसीबत से बचने के लिए राह फरार इख्तियार कर ली और उनकी बड़ी तादाद भागकर मैदान में पनाहगुज़ीन हो गई। बाज तो रूसियों से इस कदर खौफजदा हुए कि वो मैदान को भी पार करके दरे तबरीक और डान की वादियों में आबाद हो गए, और इन इलाकों में कासकों की अव्वलीन आबादी भी यही लोग ख्याल किए जाते हैं। कासक आबादकार अपने वसाइल के एतबार से अपनी आज़ादी की मुदाफ़ियत के काबिल नहीं थे, चुनाचे उन्होंने अपनी मदद के लिए मॉस्को की तरफ अपनी वफादारी का हाथ बढ़ाया। रूसी हुकूमत ने फौरन कासकों की वफादारी कबूल कर ली और उन्हें अपने लश्करों में शामिल कर लिया। इस तरह कासकों की मदद से रूसियों ने अपनी सल्तनत में तौसी करते हुए रूस को एक आलमी ताकत बना दिया। रूसियों को चूंकि मंगोलों के हाथों बेपनाह तबाही और जुल्म का शिकार होना पड़ा था, लिहाजा ताकत और कुव्वत हासिल करने के बाद, मंगोलों से आज़ादी और निजात पाने के बाद, ये रूसी मंगोलों से भी कहीं ज्यादा जालिम जाबिर साबित हुए। इसकी चंद मिसालें कुछ इस तरह पेश की जाती हैं। रूसियों का हुक्मरान आइवान चहारम इंतहा दर्जे का वहशी जालिम इंसान था। इसका नाम ही वहशी पड़ गया था। 13 बरस की उम्र में उसने गुस्से के आलम में अपने सबसे बड़े मुशीर को शिकारी कुत्तों से फड़वा डाला। इस शख्स के सोशलिस्ट रूसी मद्दा स्टालिन ने इसे तरक्की पसंद हुक्मरान कहा था। रूसी हुक्मरान पेट्रावल की सितमगरी और खूंखारी भी तारीख के औराक में महफूज है। इसने एलेक्सी को अजाब दे देकर मार डाला और 12,000 शाही मुहाफिज बैक वक्त कत्ल करवा दिए। आइवान पंजम की बेटी जारीना ने तफरीह तबाह के लिए अपने दरबार में कई बोने, बेवकूफ और कूजा कुश्त मर्दो जन जमा कर रखे थे। ये औरत जब इश्तियाल में आती तो इन गरीबों की शामत आ जाती। बेरहमी और संगदिली में यह औरत जालिम मर्द हुक्मरानों से पीछे न थी। एक बार जारीना ने सरकारी तकरीब में एक इंतहाई जुल्म की मिसाल कायम की। उसके लश्करियों ने अपने बंदूकों का रुख हुजूम की तरफ कर दिया और कई आदमी मर गए। इस पर जारीना खुद और उसके दरबारी हंसते हंसते लौटपोट हो गए। एक मर्तबा वो अपने दरबारी से इसलिए खफा हो गई कि उसने किसी गैर मौजू औरत से शादी कर ली थी। बदकिस्मती से वो औरत मर गई। जारीना ने उस दरबारी की शादी इंतहाई बदसूरत और बोनी औरत से करवा दी और फिर उन दोनों को शब उरूसी गुजारने के लिए एक बर्फानी महल में बंद कर दिया, जो खास इसी तकरीब के लिए तैयार किया गया था। कहते हैं सुबह दोनों मियाँ बीवी मुंजमद पाए गए। ये खूंखार औरत दरबारियों से संगीन मजाक करती, इन दिल लगियों और इसी तफरीही मशागिल में उनके हाथ पांव तक तोड़ देती थी और कहकहे लगाती थी। जुल्म की इंतहा की ये हालत सिर्फ हुक्मरानों की नहीं थी, बहैसियत मजमूई रूसियों का यही आलम था। हर एक अपने दायरे में अजियत परस्त और जबर पसंद था। इंसानियत की तहकीर और तजलील उनका दिल पसंद मशगला था। बोनों, बेवकूफ़ों और कूजा पश्तों का बतौर तफरी इस्तेमाल रूसियों की कदीम रिवायत थी। इसके अलावा कमेरे और मजदूर बेचारे भी उनकी बेरहम फितरत का निशाना बनते थे। रूसियों के इन मजालिम की वसअत का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि सिर्फ एक एरिस्टोक्रेट के पास 3 लाख मजदूर और गुलाम थे। उन लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। ये ऐसी जायदाद थे जो अपने आकाओं की मर्जी के खिलाफ न कहीं जा सकते थे, न किसी दूसरे जमींदार के पास काम कर सकते थे। आका की मर्जी के बगैर शादी भी न कर सकते थे। रूसी इन लोगों के साथ अमेरिका के निगर से भी ज्यादा बदतरीन सलूक किया करते थे। बहरहाल मंगोलों ने मॉस्को की फौज में रूसियों को बदतरीन शिकस्त दी। रूसी भाग खड़े हुए। ताक़ुब करके मंगोलों ने उनका खूब कत्लेआम किया और बाकी बचने वाले इधर उधर मुंतशिर हो गए। मंगोलों ने मॉस्को को नजर आतिश कर दिया। सवाने निगार लिखते हैं कि मॉस्को के लोग मंगोलों की इस फतह के बाद से शहर से इस तरह भाग निकले कि उन्होंने कुछ और न देखा, बस जिधर मुंह उठा भागते चले गए थे। मॉस्को को फतह और बर्बाद करने के बाद मंगोलों ने रूस के दूसरे शहर और इंतहाई मुस्तहकम किले व्लादिमीर का रुख किया। व्लादिमीर का हाकिम उन दिनों एक शख्स कन्याज यूरी था। उसे मंगोलों के हमलावर होने की खबर हो चुकी थी, लिहाजा उसने रूस के दूसरे हुक्मरानों की निस्बत मंगोलों से निपटने के लिए नया तरीक़ेकार इख्तियार किया। उसे जब खबर हुई कि मंगोल व्लादिमीर पर हमलावर होने के लिए मॉस्को से पेशकदमी कर चुके हैं, तब अपने खासे बड़े लश्कर को लेकर ये कन्याज व्लादिमीर से निकल गया और करीबी जंगलों में जाकर रूपोश हो गया। ताहम उसने अपने लश्कर का एक हिस्सा व्लादिमीर में ही रखा। ऐसा करने के लिए उसका नुक्ता नज़र ये था कि मंगोल जब व्लादिमीर पर हमलावर होंगे, वो अपनी घात से निकलकर उन पर हमलावर होगा।
انہیں اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کرے گا، اور جب منگول اس کے ساتھ الجھیں گے تو پشت کی جانب سے وہ لشکر پر حملہ آور ہوگا جو ولادیمیر شہر میں محصور ہوگا، اور منگول جب ولادیمیر میں محصور رہنے والے لشکر کا رخ کریں گے تو پشت کی طرف سے خود ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح کنیاز نے یہ فیصلہ کیا کہ دو طرفہ حملوں سے منگول پسپائی اختیار کرتے ہوئے جدھر سے آئے ہیں لوٹ جائیں گے۔ یہ ولادیمیر کے حکمران کنیاز کی خوش فہمی تھی، اس لیے کہ منگولوں کے لشکر کے آگے آگے کام کرنے والے ہرکارے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ باتو خان کو دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ جب باتو اور برقائی خان کو یہ اطلاع ملی کہ ولادیمیر کا حکمران کنیاز لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قریبی علاقوں میں گھات میں چلا گیا ہے، تب جہاں لشکر سفر کر رہا تھا وہاں صلاح و مشورے کے لیے روک دیا گیا۔ باتو خان، برقائی خان، سوبودائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر سوبودائی کو مخاطب کر کے باتو خان کہنے لگا، یہاں لشکر روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ولادیمیر کے پہنچنے سے پہلے کنیاز سے نمٹنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پشت پر سے حملہ آور ہو کر ہمارے لیے مسائل پیدا کرے۔ میرا ارادہ ہے یہیں سے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا جائے جو ولادیمیر کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کرے، باقی لشکر کے ساتھ ہم ولادیمیر کا رخ کریں گے۔ باتو جب خاموش ہوا تب اس کے مشورے کو سراہتے ہوئے سوبودائی کہنے لگا، باتو خان، تمہارا یہ مشورہ قابل ستائش ہے۔ اس طرح ولادیمیر کے حکمران کنیاز کو ہم اپنے لیے بے خطر بنا سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ سوبودائی جب خاموش ہوا تو برقائی اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس موقع پر آپ دونوں مجھے اجازت دیں تو میں ایک مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوبودائی نے مسکراتے ہوئے برقائی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اس میں اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا مشورہ ہمیشہ قابل اہمیت ہوتا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر برقائی خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ لشکر کا جو حصہ علیحدہ کر کے ولادیمیر کے حکمران کنیاز کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے اس کا سالار خریم بن مقروم کو بنایا جائے۔ محترم سوبودائی، میں چاہتا ہوں کہ آنے والے روسیوں میں یہ ہونہار نوجوان میرا دست راست ثابت ہو۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ جنگوں میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہتا ہوں تاکہ جنگوں میں اس کی مہارت نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ میرے خیال میں آپ دونوں کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ شخص میرا پرانا جاننے والا ہے، ویسے بھی مغیار انتہائی درجے کے جنگجو ہوتے ہیں۔ اس کا باپ بھی میرا خوب جاننے والا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں ان مہموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ وحشی سلافوں سے انتقام بھی لینا چاہتا ہے۔ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جنگوں میں شرکت کر کے اسے جنگی مہارت اور تجربہ حاصل ہو۔ برقائی خان جب خاموش ہوا تب باتو خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، برقائی میرے بھائی، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس سے پہلے دریا ٹیپل کی مہم میں جس قدر لشکر خریم بن مقروم کی سرکردگی میں دیا گیا تھا وہی لشکر اس کے حوالے کرو۔ وہ ہرکارے جو ولادیمیر کے حکمران کنیاز کے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں انہیں خریم بن مقروم کی رہنمائی پر مقرر کرو اور اس سے کہو یہاں سے کوچ کر جائے، جبکہ باقی لشکر کو لے کر ہم ولادیمیر کا رخ کریں گے۔ حسین اور خوبصورت بشار اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اپنے یورت میں بیٹھی تھی کہ کسی نے آواز دے کر اس کے باپ کوچمان کو باہر بلایا۔ کوچمان جب باہر نکلا تو اس منگول نے بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سردار، آپ کو سائیں باتو خان نے بلایا ہے۔ ان الفاظ پر کوچمان نے مڑ کے یورت کے اندر دیکھا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس منگول کے ساتھ چلا گیا۔ اس موقع پر بشار اور اس کی ماں سمنائی دونوں یورت سے باہر نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ کوچمان کے علاوہ کرغیز سردار گوچلوک اور خریم بن مقروم ایک طرف جا رہے تھے، جبکہ قریز اپنے یورت کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سمنائی اور بشار دونوں ماں بیٹی قریز کے پاس آئیں۔ پھر بشار نے قریز کو مخاطب کی، بھائی یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ اس پر قریز کہنے لگا، میری بہن سب خیریت ہے، بھائی کے علاوہ تمہارا باپ اور کرغیز سردار کوچلوک کو باتو خان نے بلایا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے قریز خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اسی لمحے کرغیز سردار کوچلوک کی بیٹی تائسی اور اس کی ماں منگتائی ایک طرف سے ان کے قریب آتے دکھائی دیے، اور ان کے پیچھے پیچھے سائیں باتو خان کی بیٹی بختائی بھی تقریباً بھاگتی ہوئی اسی سمت آ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے قریز خاموش ہو گیا تھا۔ جب تائسی، منگدائی اور بختائی تینوں وہاں آن کھڑی ہوئیں تب تائسی نے قریز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ لشکر کو کیوں روکا گیا ہے اور سرداروں کے علاوہ آپ کے بھائی کو کیوں طلب کیا گیا ہے؟ اس پر قریز کہنے لگا، سالاروں کو بلایا گیا ہے، لشکر کو کیوں روکا گیا ہے یہ تو مجھے خبر نہیں ہے، ابھی سب لوٹتے ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ اس پر تائسی نے باتو خان کی بیٹی بختائی کی طرف دیکھا۔ بختائی نے کندھے اچکائے، پھر اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو کچھ علم نہیں، لشکر رکا تو میں اپنے یورت سے نکل کر ادھر آ گئی تاکہ جب تک لشکر یہاں رکا ہوا ہے میں تمہارے اور بشار کے پاس بیٹھ لوں۔
इस मौके पर बख्ताई ने कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर बशार का हाथ पकड़ा, फिर उसे खींचती हुई एक तरफ ले गई। साथ ही उसने आंखों के इशारे से ताइसी को भी अपने साथ आने के लिए कहा।